हेलो। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं द कंसेप्ट ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण से तात्पर्य है उन सभी परिस्थितियों का योग जो किसी स्थान एवं समय पर मानव जाति को घेरे रहता है। ये डेफिनेशन दी थी सी पार्क ने। उसके बाद आता है मानव पर्यावरण के साथ कैसे उसका रिलेशनशिप है और कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ये माना जाता है कि मानव जो हम इसका एनवायरनमेंट है उसका एक अहम हिस्सा है। पर्यावरण को प्रभावित करने में मानव की बुद्धि तकनीक दोनों का यूज होता है। मनुष्य बहुत कुछ चीजें पर्यावरण से पाता है और बहुत सारी चीजें उसको देता भी है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी का विकास होता है वैसे वैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्षमता बढ़ाता जाता है, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाता जाता है, जिसके बेस पर जो पर्यावरण और मानव का संबंध है वो विद द टाइम चेंज होता रहता है, जिसमें धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होती है, फिर चेंज करता है ह्यूमन बीइंग और लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय भी करता है। जैसे जो ह्यूमन बीइंग का और पर्यावरण का स्टार्टिंग से आज तक का जो रिलेशनशिप है उसको 4 कालों में बांटा गया है, 4 पीरियड्स में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका आखेट और भोजन संग्रहण, सेकंड आता है पशुपालन पशुचारण, थर्ड आता है पौधा पालन और कृषि काल और फोर्थ आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिक काल। 1 बाय 1 करेंगे एक एक को, जिसमें सबसे पहले आता है आपका आखेट, जिसे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड भी कहा जाता है। ये आज से लगभग 1.5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है और माना जाता है कि मानव जाति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर प्रकट हुई थी, धीरे धीरे वो यूरोप और अन्य वर्ल्ड में फैल गई थी। 50,000 वर्ष पहले तक पूर्व पाषाण काल कहा जाता था। उस टाइम पे जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी। ऐसा अनुमान है कि लगभग 100 वर्ग मील पर 3 व्यक्ति मिलते थे और वो भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। वे वनों से कंदमूल और फल खाकर अपना पेट भरते थे, रात को पेड़ों पर या गुफाओं में जीवन व्यतीत करते थे। मानव इतिहास का जो प्रौद्योगिकी का काल है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली था, स्वीट था, लेकिन उस टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग था वो पर्यावरण के संसाधनों का दोहन बहुत कम करता था, जिससे उसका नुकसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कम थी, जंगली जानवर ज्यादा थे। मानव संगठित असंगठित था, उनकी जरूरतें सीमित थी। शिकार करने के लिए ना औजार थे, ना इतनी तकनीक विकसित थी कि वो उसका दोहन कर पाता। लकड़ी काटने के लिए भी जो औजार है उनका आविष्कार प्रौद्योगिकी के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। उसके साथ साथ शिकार करने के लिए भी हथियारों का आविष्कार ह्यूमन बीइंग ने कर लिया था, जिसमें अग्नि जलाना, हथियार औजार बनाना, जिससे मानव ने भौतिक पर्यावरण का दोहन शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा जो ह्यूमन बीइंग था उसके असावधानी की वजह से ही कई बार जंगलों में आग लग जाती थी, जिससे मानव और पर्यावरण का जो पहला चरण रहा वो भी काफी विनाशकारी रहा। जो दुर्गम जंगलों में रास्ते बनाते, रहने के लिए साफ जगह करते, खेती के लिए करते और उसमें आग जलाकर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिससे पर्यावरण की बहुत क्षति होती थी। सेकंड आता है पशुपालन और पशुचारण काल। ये वो काल था जिसमें ह्यूमन बीइंग ने मांस और दूध पशुओं से प्राप्त करना, उनको चराना सीख लिया था। सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन का उदय इस काल में हो गया था। भोजन के लिए पशुओं के चारे, जल की तलाश में जब ह्यूमन बीइंग इधर उधर घूमता था तो वो लोगों ने इकट्ठा होकर घूमना शुरू किया और पशुओं की संख्या बढ़ाकर उनको पालतू बना लिया। जो मानव आखेट करके जीवन व्यतीत करता था, अब वो एक पर्टिकुलर प्लेस बनाकर रहना शुरू कर दिया उसने, और उस आवास तक जाने का रास्ता भी जंगलों को जलाकर किया।
जंगलों से लकड़ी, पत्तियां, भोजन और चारा भी प्राप्त किया। उसके साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो मूव करता था तो जो ये पशु थे उनको भी अपने साथ वो लेकर चला जाता था, जिससे पशु जो पालतू बने और उनका उन्होंने पशु पालन शुरू किया। थर्ड आता है पौधा पालन या कृषि काल। पशुपालन के बाद ह्यूमन बीइंग ने पौधे पालने की सभ्यता का उदय हुआ है। पौधे पालने का वास्तव में भौतिक पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के साथ जैविक संबंध था और धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने उस पर अपना कंट्रोल किया और कृषि को विकसित करने के लिए जो घुमक्कड़ जीवन था उसको उसने छोड़ दिया और एक स्थान पर स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने एग्रीकल्चर का विकास नदी घाटियों के क्षेत्र थे वहां पे किया, जिसमें आसानी से उसको पानी उपलब्ध भी हो जाता था और उसकी बाकी जरूरतें भी वहां पे पूरी हो जाती थी। खेती करने के लिए उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ किया। उसके बाद वहां पे गांव बसाए, कस्बे और नगरों का निर्माण हुआ। माना जाता है कि 1860 तक प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो गया था कि उसने प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग था उसको बढ़ावा दिया था और ये जो कंडीशन थी वो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रतिकूल मानी जाती हैं, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो शक्तिशाली है, सर्वोपरि है और मनुष्य भी जो प्रकृति है उसके नियमों का अगर वो पालन करता है तभी वो आगे बढ़ पाता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फोर्थ आता है आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक काल। इसमें क्या होता है, इसमें हम मेनली अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर लेते हैं। जो 1780 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से लगभग 1860 तक का टाइम हम इसमें कंक्लूड करते हैं, जिसमें अगर प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य बहुत बड़ा दुश्मन था प्रकृति का। उसने बहुत तरह से उसका डिग्रेडेशन किया है। औद्योगिक और नगरीकरण के बढ़ावे के लिए जो जनसंख्या का सांद्रण है सीमित क्षेत्र में हो गया, जिसमें वो जैव ईंधनों का प्रयोग करने लगा। ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी गति से बढ़ने लगी और जो पर्यावरण है उसमें उसका तापमान बढ़ने लगा, हिम नदियां पिघलने लगी, बंदरगाह और आदि क्षेत्र डूबने लगे। वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ने लगा। फसलों में कीड़े मकोड़े से बचाने के कीटनाशक दवाइयां बड़े पैमाने पर, जल प्रदूषित हो गया, भूमि भी प्रदूषित होने लगी। उसके बाद आती है 21वीं सदी। हेलो मंशु, ये दरवाजा बंद करके जाओ या बोलो मत, मेरे वाला दरवाजा बंद करके जाओ अंशु। फिर दरवाजा बंद कर दो, मैं पढ़ा रही हूँ, खाली हूं मैं। मम्मी मान लिया है बात ही, आवाज आवे तेरी। जो पर्यावरण के साथ उसका रिलेशनशिप था ये सबसे ज्यादा डायनेमिक था। इस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो सबसे ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से जो मनुष्य और पर्यावरण के इंटर रिलेशनशिप है उनको 3 स्कूल ऑफ थॉट में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट आता है एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, सेकंड पॉसिबिलिज्म, थर्ड आता है न्यू डिटर्मिनिज्म। वन बाय वन एक एक के बारे में करेंगे। सबसे पहले है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जैसे इसके नाम से पता चलता है पर्यावरण निश्चयवाद। इसमें जो पर्यावरण था वो सर्वोपरि था, वो विजयी था। इसके जो अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा हैं जर्मनी के, जिसकी वजह से जो निश्चयवाद की विचारधारा है उसे जर्मन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है और वो उसी के भौतिक पर्यावरण में रहकर क्रियाकलाप करता है और आचार विचारों को नियंत्रित करता है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, वो मनुष्य उसके सामने निष्क्रिय, तुच्छ और महत्वहीन है।
जीवन शैली, सभ्यता, इतिहास, समाज, राष्ट्र का विकास, ये सब डिपेंड करता है पर्यावरण के भौतिक विकास पर। उसके बाद इसी विचारधारा को आगे बढ़ावा दिया यूनानी, ग्रीक, रोमन और अरबों ने भी। सबसे पहले एक हिप्पोक्रेट्स चिकित्सक थे जिन्होंने जीव विज्ञान के जनक और दार्शनिक अरस्तु, महान इतिहासकार थ्योरोडाइट्स और भूगोलवेता थे हेरोडोट्स। इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। अब वन बाय वन एक एक के बारे में करेंगे कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले है हिप्पोक्रेट्स, जो लगभग 420 ईसा पूर्व आया था। ये है स्टार्टिंग ऑफ थॉट, ज्योग्राफिकल थॉट। ये जो कंसेप्ट होंगे, जो ये विचारधाराएं हैं जो इन्होंने दिए हैं, व्यूज, ये आपके थ्रू आउट चलेंगे। चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे बीए में पढ़ लो, चाहे एमए में। इसीलिए इनको अभी स्टार्टिंग से अगर ढंग से याद करोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये तीनों साल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हिप्पोक्रेट्स। ये पर्यावरण विचारधारा, निश्चयवाद की विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे। इन्होंने जो एशिया के लोग हैं उनके लिए बताया था कि जो एशिया की भौतिक दिशाएं हैं, उनके कारण जो एशिया के लोग हैं वो आराम पसंद है। कठोर वातावरण में रहने के कारण जो यूरोप के लोग हैं वो जाबाज हैं। उसके बाद आते हैं थ्यूसिडाइडस, जो यूनानी सभ्यता तथा हेरोडोट्स मिस्र के थे, सभ्यता का विकास किया। उन्होंने इन्हीं जो परिस्थितियां हैं उन्हीं के कारणों को संभव माना था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके स्ट्रैबो, जो रोमन भूगोलवेता थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया ऊंचावच, ढाल, जलवायु, वनस्पति आदि भौगोलिक तत्व ईश्वर की देन है और मनुष्य की जो जीवन शैली है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। उन्होंने बताया था कि जो इटली का विकास है वो उसके आकार, आकृति, जलवायु और स्थानिक संबंधों के कारण ही हुआ है, जिसमें रोमन साम्राज्य सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। उसके बाद 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अरब विद्वानों की जो चिंतन और लेखन था उसमें निश्चयवाद की सबसे बड़ी छाप देखी गई, जिसमें सबसे पहले आते हैं अल-बतानी, सेकंड है अल-मसूदी, थर्ड है इब्न हाकल, उसके बाद आता है अल-इदरिसी, उसके बाद इब्न खल्दून। ये सारे अरबी विद्वान थे जो ये मानते थे कि जो आवास है उसके लिए 7 जलवायु खंडों में पूरे वर्ल्ड को इन्होंने बांटा था और उसी के अकॉर्डिंग जो मानव की जातियां, शारीरिक और सांस्कृतिक लक्षणों का इन्होंने वर्णन किया है। जो अल मसूदी थे वो दृढ़तापूर्वक ये बात कहते थे कि जल और प्रदेश के लोग जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहां के लोग मनोरंजक और खुशमिजाज प्रकृति के पाए जाते हैं, विनोद मतलब प्रसन्नचित रहते हैं, जबकि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहां के जो निवासी है वो असंतुलित होते हैं। उसके बाद खुले वातावरण में जीने वाले जलवासी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, विवेकशील होते हैं और पक्के इरादे के माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के एंड में बोदीन तथा मोंटेस्क्यू थे जो भूगोलवेता थे। उन्होंने मानव जीवन पर जलवायु, भूरचना और मिट्टी के प्रभाव की व्याख्या की है। उसके बाद आता है पर्यावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का विकास कैसे कैसे हुआ है और किसने किया है। ये सारी विचारधाराएं पहले वाली थी जिसमें ह्यूमन और पर्यावरण का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया। अब आते हैं पर्यावरण निश्चयवाद की थ्योरी। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक कांट थे जिनका जन्म 1724 में हुआ और डेथ हुई 1804 में। वो एक कट्टर डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के समर्थक थे जो ये मानते थे कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव की हर क्रिया को वो कंट्रोल करती है। यूरोप के विभिन्न देशों की आर्थिक उन्नति, असमानता, वातावरण की क्षेत्रीय भिन्नता का कारण मानते थे। वो कहते थे कि उष्ण जो कटिबंध है, उष्ण जो प्रदेश है, वहां के निवासी अधिकतर सुस्त होते हैं, भीरू होते हैं और कायर
होते हैं, जिसके कारण वो अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इन लोगों की इसी बिहेवियर के कारण इनमें दासता की प्रथा कायम है। जलवायु के प्रभाव के अपनी परिकल्पना को उसने समर्थन देने के लिए पशु और मनुष्य दोनों को प्रवास करवाकर दूसरे देश में जाकर बसते हैं, और जिसके कारण वो वहां के पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं कई सारे, जैसे जो भूरी गिलहरी है वो साइबेरिया में जब प्रवास करती है तो वो सलेटी रंग की हो जाती है, और गाय का जो सफेद रंग है वो शीत ऋतु में भूरेपन पे आ जाता है। उसके बाद आता है 19वीं शताब्दी में आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने गए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनका जन्म 1769 में हुआ और डेथ हुई थी 1859 में। उनकी सबसे फेमस बुक थी कॉस्मोस, जिसने आरंभ में ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट या सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसका और जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसके साथ के रिलेशनशिप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। हम्बोल्ट सही अर्थों में निश्चयवाद के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई, चुंबकीय अंतर, तापमान, वायुदाब पवनों की दिशा, वनस्पति, चट्टानों के प्रकार, मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, जिसके बेस पर उन्होंने बताया था कि जो मानव के शारीरिक लक्षण हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है वो भौतिक जो शक्तियां हैं उनके प्रभाव की भिन्नता के कारण ही होता है। मनुष्य की अपेक्षा वनस्पति, जीव जंतु अपने निवास क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनके भी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज होते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका की यात्रा, उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी, उसमें से जो दक्षिण अमेरिका की यात्रा की उस टाइम पे उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि सारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा व्याप्त है। पत्थरों, पौधों, पशुओं और मानव में केवल एक जीव ही ओतप्रोत है जो इसको स्ट्रॉन्गनेस देता है। उसके बाद आते हैं जर्मनी के विख्यात भूगोलवेता कार्ल रीटर, थे जो एंथ्रोपोसेंट्रिक विचारधारा के अनुयायी थे। उनकी बुक थी आठ कुंडे, जिनका जन्म हुआ था 1789 में और डेथ हुई है 1859 में। ये हम्बोल्ट के ही साथी थे और इन्होंने जो मानव है उस पर और पृथ्वी के आंतरिक संबंधों के बारे में विशेष रूप से स्टडी किया था। रीटर के जो संप्रदाय के लोग थे उसमें भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो नियति थी उसमें भौगोलिक दिशाओं का प्रभाव बहुत देखा गया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के एंड में आते हैं आपके डार्विन महोदय। डार्विन वैज्ञानिक और भूगोलवेता दोनों ही तरह के काम करते थे। चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था 1809 में और डेथ हुई है 1882 में। उनकी फेमस बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है बुक के कि जो प्राकृतिक चयन है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, वही आपका डिपेंड करता है किसी भी स्पीसीज की, किसी भी जाति के ओरिजिन के लिए। उसमें जीवों की उत्पत्ति, उनका आकार, संख्या और पर्यावरण कैसे उसको कंट्रोल करता है उसके बारे में इस बुक में उन्होंने डिटेल से स्टडी किया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चयवाद की विचारधारा अमेरिका तक जा पहुंची थी। जो रेटजेल था उन्हीं से प्रभावित होकर डार्विन से प्रभावित हुए बिना रेटजेल नहीं रह पाए थे। जर्मन जीव शास्त्री दार्शनिक हैक्कल, जो इकोलॉजी पर अधिक बल देते थे, उन्होंने भी पर्यावरण के अनुकूल ही मानव विकास की व्याख्या की है और उन्होंने बताया है कि जो मानव है उसकी शारीरिक बनावट, रंग, रूप, ये सब डिपेंड करता है उसके पर्यावरण पर। उसके बाद आते हैं बक्कल महोदय, जिनकी बुक थी इंग्लैंड की सभ्यता का इतिहास। यद्यपि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं, फिर भी प्रकृति ही ये तय करती है कि मनुष्य कब और कैसे स्वीकार्य होगा।
दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रकृति की जो शक्ति है वो हर समय मनुष्य को कंट्रोल करती है और वही ये डिसाइड करती है कि ह्यूमन बीइंग का विकास कैसे होगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके रेटजेल, जो एक जर्मन विद्वान थे जो डार्विन के अनुयायी थे। उनका जो वर्क था वो मेनली नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड था, जिसमें उनकी जो थ्योरी थी वो आई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो एनवायरनमेंट के साथ फिट हो गया वही सर्वाइव करेगा, जो उसके साथ फिट नहीं होता, जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है। जो रेटजेल का मत था वो मानव और वातावरण की उपज था। उसने ये माना था कि जो मानव है वो उसी के वातावरण की उपज है। इट मीन्स अगर मानव को जीवित रहना है तो जो उसकी प्राकृतिक कंडीशंस हैं उनके साथ उसको तालमेल करना होगा। ठीक है। इसको उसने कई सारे एग्जाम्पल से प्रूव करने की कोशिश की है, जिसमें पहला आता है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे एस्किमो प्रजाति पाई जाती है। जायरे बेसिन में पिग्मी, जो कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन, कबीलों में आंखें करके जीवन व्यापन करते हैं और अपने भौतिक परिवेश के साथ अच्छा समायोजन करते हैं, जिसके कारण ही वो सरवाइव करते हैं। इन्हीं की बुक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। कई बार ये छोटा क्वेश्चन आता है पेपर में कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का राइटर कौन है, तो उसके राइटर हैं रेटजेल। ध्यान रखना। अब इसमें इन्होंने क्या बातें लिखी, मेनली 4 बातें बताई हैं। फर्स्ट है पृथ्वी पर मानव वितरण अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ही कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। सेकंड, मानव अपने पर्यावरण का प्राणी है, एक जीव है सिर्फ। तीसरा, समान अवस्थितियां समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, सेम कंडीशन में सेम तरह के ही ह्यूमन बीइंग पैदा होते हैं। और फोर्थ आता है मानव विकास का अंतिम उत्पाद है, मतलब मानव का जो ओरिजिन है वो उसकी प्रकृति का अंतिम प्रोडक्ट माना जाता है। उसके बाद इसमें डिमोलेनिस आते हैं, भूगोलवेता, जो एशिया के स्टेपेज और मंगोल प्रजाति पर उन्होंने स्टडी किया। उसके अलावा टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, लैप्स, अफ्रीका के जंगल के रहने वाले निग्रो, उन्होंने सोसाइटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ कैसे फैसिलिटेट होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। अब बात आती है 20वीं शताब्दी की। जब 20वीं शताब्दी में सबसे पहले जो मानव पर्यावरण जो निश्चयवाद थी उसकी जो सबसे बड़ी समर्थक थी वो रेटजेल की शिष्या थी, स्टूडेंट थी, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो अमेरिका से बिलोंग करती थी, और उसके साथ में ही हंटिंगटन आते हैं। सैंपल ने अपने ही गुरु की जो फिलॉसफी थी उसी को आगे बढ़ाया है और उसकी बुक का नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, कि जो ह्यूमन बीइंग है उस पे भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव होता है। उसकी 2 बुक और थी, जिसमें एक थी अमेरिकन इतिहास और इसकी भौगोलिक दिशाएं और दूसरी थी भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। जो सैंपल थी वो भी ये मानती थी कि प्राकृतिक जो वातावरण है वही मनुष्य का भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक, औद्योगिक और विचार, भावनाएं और धार्मिक विश्वास को कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे जो आपकी डेवलपमेंट है वो पर्यावरण से ही कंट्रोल होती है। ये सभी ये मानते थे कि सैंपल ने निश्चयवाद की जो प्रतिष्ठा थी उसको चरम तक पहुंचाया था। उसके बाद आते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। ये दूसरा अमेरिकन भूगोलवेता था जो निश्चयवाद का भरपूर प्रचार करने वाला था। उन्होंने ये माना कि जिस प्रदेश में ह्यूमन बीइंग रहता है वो उसकी जलवायु पर डिपेंड करता है। हंटिंगटन ने विश्व की सम और विषम दोनों तरह की जलवायु में वर्ल्ड को डिवाइड किया था, जिसमें जो प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ है जहाँ पे नदी घाट या क्षेत्र जिसे उसने सम जलवायु माना है उसमें आती है आपके मिस्र, मेसोपोटामिया, चीनी और सिंधु सभ्यता को माना, और विषम कंडीशन वो थी जहाँ पे उस टाइम पे ये कंडीशन अवेलेबल नहीं थी। उसके अलावा निश्चयवाद के और बहुत सारे समर्थक हुए हैं, जिसमें मैकेंडर है, चिसोल्म है, बोमैन है, डेविस है, गेडिस है, सावर है, टेलर है, रॉबर्ट मिल है और हर्बर्टसन है।
उसके बाद आती है इसकी आलोचना। जब कोई विचारधारा आती है, कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं और कुछ उसके अपोजिशन में होते हैं। जो इसकी आलोचना करने वाले लोग थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? 20वीं शताब्दी में लगभग स्टार्टिंग में ही इसकी आलोचना शुरू हुई और विद्वानों ने माना कि ये एक पक्षीय दृष्टिकोण था। क्यों था? मनुष्य पर्यावरण की एक कठपुतली मात्र है, ये बात लोगों ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के तत्व ऊंचावच, तापमान, आर्द्रता, वनस्पति और मृदा, इन सब को ह्यूमन बीइंग अपनी सोच, विज्ञान तकनीक के सहायता से बदल भी सकता है और अपने अकॉर्डिंग ढाल भी सकता है। ठीक है। दूसरी बात, समान भौतिक दशाएं समान परिणाम और रिस्पॉन्सेज को पैदा करती हैं। अगर ऐसा है तो जो मेघालय है, वहां की गारो, खासी और जयंती और मिजोरम की लोसाई जनजाति लगभग एक जैसे पर्यावरण में, जलवायु में निवास करती हैं, किंतु उनके भौतिक लक्षण, जो शारीरिक ढांचे हैं, खान पान है, शिक्षा का स्तर है और जीवन स्तर है, उसमें काफी अंतर देखा जाता है। जैसे उन पहले वालों ने सबने ये कहा कि जिस तरह का पर्यावरण होता है उसी तरह की जो मानव प्रजातियां हैं वो विकसित होती हैं, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। थर्ड बात आती है, निश्चयवाद ने प्रकृति के समक्ष मनुष्य को लाचार, बेबस, निष्क्रिय और उसका दास कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? जो सपेट महोदय थे, उन्होंने कहा पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है बिना मानव के, और मानव भी बिना पर्यावरण के अस्तित्व नहीं रखता। इट मीन्स अगर इस पर्यावरण में मानव ही ना हो तो इस पर्यावरण की स्टडी कौन करेगा और इसका हमारे लिए क्या यूज है? और अगर पर्यावरण नहीं है तो मनुष्य का तो अस्तित्व ही नहीं है। उसके अलावा जो रिचर्ड हार्टसोन थे, उन्होंने ये बताया कि नियतिवाद को नकार दिया जाए तो संगठित विज्ञान के रूप में भूगोल का विरोधी होगा, प्रकृति और मानव को अलग करता है। इस प्रकार विषय की मूलभूत जो एकता है वो नष्ट हो जाती है। इट मीन्स जो पर्यावरण और मानव है वो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अगर ये एक दूसरे के साथ ही सामंजस्य बनाकर पढ़े जाते हैं तो ही इनका कोई अर्थ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये था आपका पर्यावरण निश्चयवाद। समझ आया? हेलो, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। ये एक विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि जो पर्यावरण है वो सर्वोपरि है, वही ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद सेकंड जो आती है विचारधारा, वो आती है पॉसिबिलिज्म की। पॉसिबिलिज्म या संभववाद क्या है? वो ये बताता है कि जो मानव है वो तुच्छ प्राणी नहीं है, इस पर्यावरण का तुच्छ प्राणी नहीं है। इस विचारधारा को मेनली, जैसे आपके पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को जर्मन विचारधारा कहा जाता है, उसी तरह से जो संभववाद विचारधारा वो फ्रांसीसी विचारधारा है, क्योंकि जो मोस्टली आपके भूगोलवेता और विद्वान है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसमें उन्होंने ये माना था कि मानव तुच्छ नहीं है, वह न तो वातावरण की कठपुतली है और न ही उसका दास है, बल्कि संभववाद ये स्वीकार करता है कि जो मनुष्य है वो अपनी क्रियाओं से जो वातावरण है उसके सीमित जो पर्यावरण है उसको भी चेंज कर सकता है, और वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं हर जगह दी जाती हैं जिसको मनुष्य अपनी चॉइस से यूज करता है। इस विचारधारा के जो जनक माने जाते हैं वो है विडाल डी ला ब्लास। ये कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि संभववाद विचारधारा के जनक कौन थे, तो वो है विडाल डी ला ब्लास। उसके अलावा फैब्रे, ईसाई बोमैन, कार्ल सावर, ब्रूंज और डिमांजिया हैं जो इसके समर्थक हैं इस विचारधारा की। इस विचारधारा ने प्रकृति ही समस्त मानवीय क्रियाओं की पूर्ण निर्धारक है, इस बात को बिल्कुल डिनाई किया है। उन्होंने ये माना है कि मनुष्य बुद्धि, कौशल, संकल्प, शक्ति, अध्यवास, सांस्कृतिक परिवेश और अपनी बुद्धिमत्ता से हर जगह जो संभावनाएं हैं उनका प्रयोग करके सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मनुष्य अपनी सूझबूझ से जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भी चेंज कर सकता है, जैसे थार मरुस्थल में नहर का पहुंचना, नीदरलैंड में
समुद्र को पीछे की तरफ धकेलकर जमीन का विस्तार करना, तिब्बत लेह मार्ग के रूप में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण होना, जो उफनती नदियां हैं उस पर विशालकाय पुल बनना, बाढ़ को रोकने के लिए हजारों बांध बनाना, पहाड़ों की तीव्र जो ढलान है उन पर सीढ़ीनुमा खेती करना, वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचकर संयंत्र स्थापित करना, ध्वनि से तेज चलने वाले जो यान है वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुष्य अपनी विकसित तकनीक के सहारे भौतिक वातावरण या अपना पर्यावरण है उसकी नियति को बदलने का सर्वश्रेष्ठ कारक माना जाता है। उसके बाद आता है संभववाद विकास धारा का सिद्धांत कैसे विकसित हुआ। जो संभववाद शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रांसीसी विद्वान फैब्रे ने। ध्यान रखना, जो संभववाद विचारधारा का उदय हुआ है वो ब्लास ने किया है, और जो ये वर्ड है संभववाद पॉसिबिलिज्म, ये वर्ड यूज किया था फैब्रे ने। ये मानते थे कि भौगोलिक अध्ययन में मानवीय तत्व भौतिक तत्वों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जो फैब्रे की बुक थी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, उसके अनुसार किसी भी कंपल्शन को वो नहीं मानते, बल्कि वो ये मानते हैं कि हर जगह जो संभावनाएं हैं वो विद्यमान है। मानव अपनी प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई इन्हीं सभी संभावनाओं का स्वामी है और वो उसको प्रयोग करके अपना निश्चय ले सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर वो उनको प्रयोग कर सकता है। फैब्रे ये मानता था मैन इज द ज्योग्राफिकल एजेंट नॉट एट द लिस्ट, मतलब उसका वो जो तुच्छ कहना या उसका दास कहना वो नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ा एजेंट माना गया है इस प्रकृति का। उसके बाद आते हैं आपके संभववाद के जो संस्थापक है फ्रांस के विडाल डी ब्लास, जिनका जन्म हुआ था 1848 में और डेथ हुई है 1918 में। वो मनुष्य के सबसे सक्रिय भौगोलिक कारक मानते थे। वो मानते थे कि मानव अपनी मेहनत लगन से पृथ्वी के सजीव निर्जीव दोनों ही प्रकार के तत्वों का यूज कर सकता है और अपने सहयोग से जो निष्क्रिय चीजें हैं उनको भी यूज में ला सकता है। जल से जैसे विद्युत बनना, उससे सिंचाई करना, ये सब जो कुदरत के आपकी संभावनाएं थी उनको ही ह्यूमन बीइंग ने यूज किया है। वो ये मानते थे कि मानव अपने एक्शन या क्रिया से ही जो प्रकृति रूपी विकल्प का ताला है उसको खोल सकता है। मानव की छाट, विकल्प और उसकी संस्कृति ये डिसाइड करती है कि वो किस तरह की प्रौद्योगिकी और किस तरह की तकनीक का यूज करता है। प्रकृति तो केवल एक परामर्शदाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ये मानते थे कि जो नेचर है वो हर जगह ह्यूमन बीइंग को एडवाइज करता है, संभावनाएं देता है। ह्यूमन बीइंग पर यह डिपेंड करता है कि वो कितने जोखिम लेता है और अपनी जो टेक्निक है, जो बुद्धिमत्ता है, उससे उसका कितना यूज कर पाता है। उसके बाद आते हैं फ्रांस के जीन ब्रूंज, जिनका जन्म हुआ 1839 में और डेथ हुई है 1930 में, जो ब्लास के ही स्टूडेंट थे और कट्टर संभावनावाद है उसके समर्थक थे। वो मानते थे कि प्रकृति पर्यावरण कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं। मनुष्य अपनी इन सीमाओं को पूरी तरह से लांघ नहीं सकता, लेकिन उसमें परिवर्तन जरूर कर सकता है। मनुष्य अपनी तकनीक कौशल से जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित सीमाएं हैं उनको भी बदल सकता है। जैसे गर्म और ठंडे मरुस्थलों में सभ्यता का जो विकास है वो मानव की चॉइस पर ही डिपेंड है। दूसरी ओर उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में अधिक अनुकूल क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से उन्नत समाज मनुष्य की संभावनाओं को ही बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं ईसा बोमेन, जिनका जन्म हुआ था 1878 में और डेथ हुई 1950 में। उनकी बुक थी ज्योग्राफी इन रिलेशन टू द सोशल साइंसेज। जो भौतिक तत्वों की तुलना है वो मानवीय क्षमता, जिसमें मानव के भौगोलिक तत्वों की संकुचित विकास और मानव के संपर्क में आने से जो प्रकृति में चेंज होते हैं उसके बारे में इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है इस बुक में। उपर्युक्त विद्वानों के अलावा जो संभववाद के समर्थक थे उसमें बैरो आते हैं, कार्ल सावर आते हैं।
कार्ल सावर ने कहा था कि भूगोलवेताओं का काम प्रकृति से सांस्कृतिक भूदृश्यों में होने वाले बदलाव का जो ट्रांजिशनल जोन है उसकी प्रकृति को खोजना और समझना है, इससे ज्यादा जोग्राफर का काम नहीं। ये थी आपकी संभावनावाद। अब ये विचारधारा आई तो इसका क्रिटिसिज्म भी आएगा। क्रिटिसिज्म में ये माना जाता है कि जो संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म है उसके जो जितने भी अनुयायी थे वो ये मानते थे कि मनुष्य ही प्रकृति पर डोमिनेट करता है और मनुष्य की जीत को इन्होंने काफी बढ़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जो पर्यावरण है जिसमें उच्चावच, जलवायु, जल, वनस्पति, उसमें जो प्रतिकूल संभावनाएं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसमें आज भी मानव का बसाव इतना नहीं है। चाहे आपका डेजर्ट हो, चाहे टुंड्रा प्रदेश है, चाहे अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसके अलावा उष्ण कटिबंध के जो वन क्षेत्र हैं जहां पे आज के टाइम में भी जनजीवन इतना विकसित नहीं है। ये दिखाता है कि मानव इतना भी स्ट्रोंग नहीं है। उसके अलावा जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, साइक्लोनिक कंडीशन होती हैं, उनको आज तक भी ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर पाया है। इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया हो। उसके बाद जो इसकी आलोचना करने वाले थे वो सबसे बड़े आलोचक थे ग्रिफिथ टेलर, जो भूगोलवेता थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो भूगोलवेता है वो एक परामर्शदाता है, उसका काम कुदरत की जो योजनाएं हैं उसकी व्याख्या करना ही नहीं है। टेलर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि भूगोल का काम प्रकृति, वातावरण पर मनुष्य के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, मानव तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करना नहीं है। संभववाद में आलोचक होने के साथ साथ वो ये मानते थे कि ये विचारधारा पूरी तरह से मानव केंद्रवास को बढ़ावा देती है। इट मीन्स जो ह्यूमन सेंटर्ड थ्योरी थी वो थी आपकी संभववाद। अब आता है आपका नव निश्चयवाद, जिसे न्यू डिटरमिनिज्म कहा जाता है। इसमें क्या था, जैसे पहले वाला पढ़ा हमने जिसमें आपका डिटरमिनिज्म कहा जाए या पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाए, उसमें यह माना गया कि जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी शक्ति है, वो मानव को हर जगह से कंट्रोल करती है और मानव उस प्रकृति के सामने तुच्छ है या दास है। सेकंड हमने पढ़ी पॉसिबिलिज्म या संभववाद, उसमें ये माना गया कि जो मानव है वो प्रकृति को कंट्रोल करता है। अब तीसरी बात आती है न्यू डिटरमिनिज्म की, जो ये पहले वाली विचारधाराएं थी दोनों, उन दोनों के विकास और आलोचना के बाद आई थी न्यू डिटरमिनिज्म। जो न्यू डिटरमिनिज्म है वो ना तो प्रकृति को मनुष्य का पूर्ण कंट्रोलर मानता है और ना ही मनुष्य को पूरी तरह से विजेता घोषित करता है। दोनों का एक दूसरे के साथ जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसके बारे में बताते हैं न्यू डिटरमिनिज्म। ये मानते हैं न तो प्रकृति मनुष्य पर और न ही मनुष्य प्रकृति पर हावी है, बल्कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य और सहयोग से ही मानव और पर्यावरण फलीभूत होते हैं। निश्चयवाद और जो संभववाद की उन चरम सीमाओं के बीच के रास्ते को अवधारणा को कहा जाता है नव निश्चयवाद, जैसे आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसके सबसे बड़े प्रतिपादक थे ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर, जिनका जन्म हुआ था 1880 में और डेथ हुई है 1963 में। ये एक साइंटिफिक डिटरमिनिज्म की भी विचारधारा थी, जिसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया। इसमें यह माना जाता है जो नव निश्चयवाद है वो संभववाद की नींव तो था, लेकिन उसमें पड़ चुकी भूगोलवेताओं में जो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की व्याख्या, कंट्रोलर, इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्सेज और एडजस्टमेंट, इन शब्दों का उदय भी इसी विचारधारा के साथ हुआ है। जो न्यू डिटरमिनिज्म कंसेप्ट है वो डिपेंड है पूरी तरह से स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, रुको और जाओ। मतलब जिस तरह से एक ट्रैफिक कंट्रोलर रेड लाइट होती है, देखिए कभी किसी चौराहे पे, हेलो
Yes, ma'am. जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो आपका शहर में चौराहा होता है उस पे एक रेड लाइट का साइन बना होता है, वो एक डायरेक्शन को एक मतलब डायरेक्शन वाले व्हीकल्स को जाने के लिए कहता है और थ्री साइड को वो रोक लेता है। इट मीन्स जो एक्सीडेंट की संभावना है वो कम से कम हो। जो आपकी न्यू डिटर्मिनिज्म है वो उसी तरह से प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, जिसकी वजह से इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म विचारधारा भी कहा जाता है। टेलर ने मनुष्य और प्रकृति के जो प्रभाव हैं उनको स्वीकार किया है, साथ ही साथ ये भी तर्क दिया कि मनुष्य अपनी दक्षता मतलब एफिशिएंसी और मेंटल एबिलिटी के बेस पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करके अपनी जरूरतों को के अकॉर्डिंग ही प्रकृति का उपयोग कर सकता है। इट मीन्स जो अगर आदमी इंटेलिजेंट है तो वो प्रकृति का अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। जो टेलर थे वो दृढ़तापूर्वक इस बात को मानते थे कि जो वातावरण है वो बहुत बड़ा पैरामाउंट कंट्रोलर है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जो मानव है वो अपनी सांस्कृतिक विकास जो बुद्धिमत्ता है उसके बेस पर उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है फिलोसफी है उसमें ग्रिफिथ टेलर का सबसे ज्यादा काम है और कंट्रोल भी है और इन्फ्लुएंस भी है। वो ये मानते थे मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमी कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है, परंतु यदि वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे तो प्रकृति के द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए उसको। वह किसी बड़े नगर के यातायात कंट्रोलर के समान है जो प्रगति की गति परिवर्तित कर सकता है। संभवतः रुको और जाओ निश्चयवाद का संक्षिप्त वाक्यांश इसी भाषा से इसी वर्ड से डिनोट होता है कि किस तरह से ट्रैफिक को भी मूवमेंट में रखना है और किसी का एक्सीडेंट भी नहीं होने देना है। ये थी आपकी नव निश्चयवाद की विचारधारा। उसके अलावा जो टेलर थे उसने संभव और असंभव दोनों वर्डों का यूज किया और कहा है कि कहाँ पे मनुष्य के लिए संभावनाएं और कहाँ पे ये संभावनाएं खत्म होती है। उसके बाद टेलर के बाद आते हैं इस विचारधारा के सबसे बड़े प्रबल जो आपके सपोर्टर थे वो थे स्पैट, OH के स्पैट, जो नव निश्चयवाद को भी कुछ नहीं बल्कि निश्चयवाद और संभववाद की जो चरम सीमाओं थी उनके बीच के रास्ते को कहते हैं नव निश्चयवाद। स्पैट ने कहा था नव निश्चयवाद के स्थान पर इससे प्रोबेबिलिज्म शब्द भी यूज किया जा सकता है, ज्यादा उपयुक्त इसने माना था। उसके बाद पीटर हैगेट आते हैं। पर संभववाद निश्चयवाद और संभववाद के बीच का एक समझौता है जो किसी निश्चित स्थिति तथा पर्यावरण में भौगोलिक व्यवहार के वैकल्पिक प्रारूप और विभिन्न संभावनाओं को प्रदान करता है। उसके बाद सावर आते हैं जो आधुनिक निश्चयवाद जिसे प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म को मानते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच समायोजन इसी की प्रधानता है। उसके अलावा फ्रांसीसी बेकन थे जो नव निश्चयवाद के सार को स्ट्रिक्ट शब्दों में प्रकृति पर उसके आदर्शों की पालना करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कई बार ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके विजय प्राप्त करने की स्टेटमेंट किसने दी थी, तो ये ध्यान रखना है ये बेकन थे जो फ्रांसीसी विद्वान थे उन्होंने दी थी। ठीक है। उसके अलावा जो टेलर का नव निश्चयवाद था जो मानव विकल्प पर डिपेंड था उसको टैथम ने भी सपोर्ट किया है। और उसके अलावा जो ब्रिटिश भूगोलवेता थे बुलरिज और एस्ट उन्होंने भी कहा था निश्चय शब्द के ऊपर केवल नौ सीखिए भूगोलवेता है वही खींचातानी करते हैं। हमें तो केवल यह समझना है कि भूगोल में थोड़ी बहुत मात्रा में निश्चयवाद का रहना अनिवार्य है। उसके अलावा जो इंडियन भूगोलवेता थे जोग्राफर थे मुनिश रज्जा, वो ये मानते थे न तो प्रकृति अमानवीय हो सकती है और न ही मानव अप्राकृतिक हो सकता है। इट मीन्स हम अमानवीय प्रकृति तथा अप्राकृतिक मानव की कल्पना भी नहीं कर सकते।
सीधी सी बात ये है कि जो मानव है वो बिना प्रकृति के एग्जिस्ट नहीं करेगा, और प्रकृति में अगर मानव ना हो तो उसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है। ये थी आपकी मानव और पर्यावरण के बीच का रिलेशनशिप। समझ आया?